ये जनवरी 2023 की बात थी, अभी तक क्यों चल रहा है? क्योंकि उसके बाद ठीक 2-3 महीने पहले और एक चीज आई जिसको डुंडुनबर्ग 2.2 का नाम दिया गया। ओसीसीआरपी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है कि ये वो है जो पूरी दुनिया के करप्शन के बारे में प्रॉपर पब्लिकेशंस निकालती है। ओसीसीआरपी को जो फंड करता है वो जॉर्ज सोरोस, जो एक दिन में $1 बिलियन 1992 में कमाया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड को इसने तोड़ दिया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड के अधिकारियों ने हाथ जोड़ दिया था कि भाई बंद कर और शॉर्ट करना वरना हम खत्म हो जाएंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट यूके की बैंक थी शॉर्ट सेलिंग में। बैंक को घुटनों पे बैंक वालों ने हाथ जोड़ लिया, भैया बंद कर दे। और ये वही बंदा है जिसको माना जाता है ये कंट्रीज भट्ट को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, मलेशिया जाके इसने आतंक मचा दिया। आज भी भाई साहब 90+ इनको चैन नहीं है। इंडियन पॉलिटिक्स में इनका नाम आता है। अच्छा। माना जाता है इंडिया के एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को ये फंड करते रहते हैं इनडायरेक्टली। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी वो लोग कमेंट में गेस करेंगे, मुझे नहीं पता है। कहीं ना कहीं, और ये उनके ना स्टेटमेंट से पता लगता है कि अर्थव्यवस्था को तो हिलाना तो चाहते हैं। जैसे कि आज से कुछ महीने पहले ये वहां पर एक स्टेटमेंट देते हैं। उनका ये मानना है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा कौन चला रहा है उसको पॉलिटिकल बहुत बड़ा सपोर्ट है और वो हमारे देश के सबसे बड़े लीडर का सपोर्ट है, ऐसा वो कह रहा है। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था हिलाने पे लगा पड़ा। तो वही बंदा ओसीसीआरपी को सपोर्ट करता है और ओसीसीआरपी एक फिर वापस रिपोर्ट लाती है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इस समय पे ज्यादा डैमेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोस्त अच्छे हैं। एक बार आप वार करो तब अनप्रिपेयर्ड रहता है बंदा, दूसरी बार वार के लिए वो प्रिपेयर्ड। मित्र सब तैयार है, सब आर्सेनल तैयार रहता है। तीसरी चीज है कि मार्केट की लिक्विडिटी इतना ज्यादा थी कि उसमें वो सारी चीजें बैलेंस आउट हो गई। तो क्या डुंडुनबर्ग से की बातें सही थी? तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, काफी 60% 70% सही, 40% उन्होंने मसाला लगाया। बेस चीजें सही थी, उसको थोड़ा एग्जैजरेट करा था। क्योंकि फॉर एग्जांपल उन्होंने ना 106 पेज का एक रिपोर्ट निकाला, सामने वाले प्रमोटर की कंपनी ने बदले में 400 पेज की रिपोर्ट का रिप्लाई दे दिया। लेकिन वो 400 पेज का रिप्लाई वाज मोर लाइक आप पेपर में डूबे रहो, उसमें कुछ इतना खास बहुत बड़ा सब्सटेंस नहीं था, क्लियरली आंसर्स नहीं दिए गए थे, वर्ड प्ले था। फॉर एग्जांपल आप बात बताओ, दुनिया का तीसरा रिचेस्ट आदमी, बड़ी बड़ी कंपनीज है, लेकिन उसकी ऑडिटिंग ऐसी कंपनियां चला रही हैं जिनका टर्नओवर 1-2 करोड़ भी नहीं रहता था। 50-50 हजार करोड़ की कंपनियां, और वो लोग ऑडिट कर रहे हैं जिनको ज्यादा लोग जानते नहीं है, फ्रेश है, पास आउट। मतलब आप खुद सोचो कि आप अगर कंपनी चलाओगे, अगर 50,000 करोड़ की कंपनी चलाओगे, तो आप कोशिश करोगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बंदों को ऑडिट करते ताकि लोगों को ट्रस्ट हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ट्रस्ट की बात नहीं है ना। अगर मेरे को अंदर कुछ करना है तो वो कंपनियां तो नहीं करेंगी। वो तो बोल देंगे भी, क्योंकि हमारे देश का एक इतिहास है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जिन कंपनीज को सबसे ज्यादा मीडिया हाउसेस प्रमोट करती हैं, जो सबसे ज्यादा मल्टी बैगर 2-3 साल में बनती हैं, वो अचानक से जब फटती हैं और उनके अगर ऑडिटर की आप लिस्ट देखोगे तो वो दुनिया की स्ट्रेंजली टॉप 4 to 5 ऑडिटिंग फर्म्स निकलती है। सबसे शॉकिंग वाली चीज है। और वो अचानक से रिजाइन करते हैं। और ये आप जाके देख लो, जेट एयरवेज के जाके आप ऑडिटर देखो, डीएचएमएल के जाके आप ऑडिटर देखो, यस बैंक के जाके आप ऑडिटर देखो, पहले वाले अभी वाले नहीं, आपको जाके कॉमन पैटर्न दिखेगा। बोलो अरे यार ये तो सबसे, तो एक्चुअली में पब्लिक को जो सारी चीजें मीडिया हाउसेस बता रही हैं वो उनका कैरेट काट रही है और कुछ नहीं। तो सी फॉर कैरेट होता है ना, बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो ये वाली चीज है। तो यहां पर भी ये चीज हो रही थी। तो ये इस चक्कर में वो पूरे तरीके से गिरे। लेकिन इससे एक लेसन है। लेसन ये है कि जब भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक हमारे मार्केट में हर कोई मिलकर हाइप करे, जिसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा रहता है, उससे बेटर है हम दूरी बनाएं। शॉर्ट टर्म में उधर पैसा बनेगा लेकिन बाद में नहीं बनेगा। क्योंकि सेम चीज आप पूरी हिस्ट्री में उठा के देख लें, ये चीज बहुत सारी कंपनीज के साथ हुई है। जो सबसे ज्यादा हाइप रहती है वो वहीं पे गिरती है। तो डुंडुनबर्ग का ये पूरा इंपैक्ट था जिसके चक्कर में ये पूरी कंपनी की वाट लग गई थी। तो सिंपल सा है, आप हमेशा देखो कि भैया प्लेजिंग कितनी हो रही है, आप ये देखो एफआईआईडीआई का स्टेक कितना है, आप ये देखो कि भैया प्रमोटर क्या कर रहा है, आप ये देखो सही में वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड है कि नहीं है। आप कर्जा देखो, 1.2 लाख करोड़ का कर्जा एक टाइम पे बात कर रहे थे सब लोग। मतलब गलती से अगर ये कर्जे पे डिफॉल्ट कर दे, खत्म है। अरे हमारा देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसी चक्कर में मैं अपने कुछ पीएसयू बैंक्स में ही पैसा लगता हूँ तो मेरे को इतना भरोसा है कि भाई गवर्नमेंट उसको तो बचा लेगी और उसको भी नहीं बचा पाई, तो फिर पैसे का क्या फायदा बचेगा? जब एक प्राइवेट सेक्टर बैंक को बचा लिया था 2-3 साल पहले, तो पीएसयू को तो कुछ भी आप खुद देख लो यार। हमारे देश के सबसे हैरानी वाली बात है, आप 1990 से देख लो, जितने भी घोटाले हुए हैं, जो टॉप 2-3 पीएसयू बैंक होते हैं हमेशा नाम आता है, लेकिन वो हमेशा बचा तो लेती है गवर्नमेंट। तो मेरे को बस ये है कि भैया जीवन की आमदनी एटलीस्ट वहां से तो बचे रहे। नोट छापने की मशीन है ना। एग्जैक्टली। तो ये पूरा किस्सा था और ये लेसन थे। अभी एक बड़े आदमी का नाम निकला, हालांकि हर्षद मेहता के बारे में बात होती रहती है पर इनके बारे में बात होती नहीं है। अब हर्षद मेहता जी तो गुजर गए, पर ये अभी भी मार्केट में ऑपरेट करते हैं या एक्टिव है ऐसा कहा जाता है। केपी, नाम नहीं लेंगे पूरा। हाँ, केपी। हाँ, ठीक है। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा डीप में जाना चाहूंगा कि क्या काम करते हैं वो, किस तरह से काम करते हैं और देश को कितना सशक्त बनाने का काम करते हैं। सशक्त तो पता नहीं कितना बना रहे, बट चलिए उनका थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या सीन है। तो बिकॉज आपने हर्षद मेहता लिया तो थोड़ा सा हल्का सा उधर से टच करते हैं। एक्चुअली केपी वो इंसान है, जब शेयर बाजार में कोई आता है, आज तक जितने लोगों ने भी कुछ बड़ा उखाड़ा है, हम सबको लगता है कि यार ये लोग
भाई कुछ भी नहीं थे, जीरो टू हीरो बन गए। रियलिटी है कि हर बंदे का कोई ना कोई गॉडफादर होता है। बिल्कुल। आरजे की बात करो तो आरकेडी वाज देयर, आरकेडी की बात करो तो एमएम वाज देयर। इनके शॉर्ट फॉर्म्स के फुल फॉर्म लोग डाल देंगे, cheat codes आपको मिल चीट जाएंगे। कोड है, बिल्कुल ये डाल देंगे। अगर आप वीके की बात करो तो वीके के भी एक गॉडफादर है, ठीक है, और वो भी कुछ ज्यादा एक्टिव है तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। फिर उसके बाद नाम नहीं लेंगे, प्रॉब्लम हो जाती है प्रॉब्लम हो भाई। जाती है, नोटिस आते हैं। तो इस हिसाब से सबके गॉडफादर होते हैं। केपी के साथ सबसे फायदा था उसका एक नहीं 3 गॉडफादर थे। तो केपी ने जब अपनी शुरुआत करी थी तो वो रिटेल के आज के समय के भी 2 बहुत फेवरेट स्टॉक्स ऑपरेट करता था। हिंट देता हूं, ये लोग गेस करेंगे। एक है जिसको 2020 तक इतने मीम्स बने, जिसपे इतने मीम्स बने, आपका भी योगदान था उसमें। मेरा तो बहुत बड़ा योगदान था उसमें कि भैया वो चल ही नहीं रहा 5 साल से। तो एक उनका वो फेवरेट स्टॉक था। डिविडेंड अच्छा देता है। डिविडेंड बहुत अच्छा था और बिस्किट भी अच्छा बनाता है। बिस्किट भी अच्छा था। और जब किसी लड़के का दिल टूट जाता है तो इसके साथ साथ वो इसका भी कुछ चलो, सेवन ज्यादा करता है। बिल्कुल, अब ज्यादा हिंट हो गया। तो एक तो वो हो गया, और दूसरा वो था जो हर्षद मेहता ने अपने बर्थडे से बढ़ाना शुरू किया। सीसी के शेयर कोई देख लीजिए, 300 पे था और आज कहाँ पहुंच गया? 3000। केपी ने जब अपना ये काम धंधा शुरू किया, उसने शुरू किया था कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज से। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, बहुत लोगों को नहीं पता है कि हमारे स्टॉक मार्केट से सबसे ज्यादा वॉलेटाइल, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा ऑपरेटर ड्रिवन कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज होता था, ना कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।